अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। और आज का जो हमारा लाइव इमिग्रेशन सेशन है, आज हम उसमें बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो क्या होता है। आपने अक्सर ये सुना होगा द वर्ड द डोमेस्टिक वायलेंस में होता क्या है कि इफ़ योर हस्बैंड और योर वाइफ स्पाउस वीज़े पे हैं आप, या आप पार्टनर वीज़ा के ऊपर हैं, लेकिन आपके इश्यूज आ जाते हैं कि जी के आप घरेलू जो है आपके डोमेस्टिक फाइट हो रही है हस्बैंड एंड वाइफ की, पार्टनर्स की, जो आपका रिलेशनशिप में है उनके साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो किसी ना किसी तरीके से जो है उसमें कोई हर्डल्स आ रही हैं, उसमें कोई इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है डोमेस्टिक वायलेंस में। अक्सर लोग यही समझते हैं कि जी के आपको जब तक उसमें कोई लड़ाई झगड़ा शामिल है, या जब तक उसमें कोई निशान जो है, चोट के निशान जो है, इंजरी जो है वो होगी, तो देन इज़ अ डोमेस्टिक वायलेंस। लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। लॉ क्या कहता है डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर? द लॉ सेज कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो उसमें क्या क्या शामिल हो सकता है। नंबर वन, इसका कंट्रोलिंग जो है, आप दोनों पार्टनर्स की हम बात कर रहे हैं। अगर आपका पार्टनर आपको कहता है जी कि मैं आई वांट टू चेक योर मोबाइल, मैं आपका बैंक अकाउंट चेक करना चाहता हूं, मुझे आपका मोबाइल चेक करना है, सो दैट्स कॉल्ड आल्सो कम अंडर डोमेस्टिक वायलेंस। वो आपको किसी तरीके से आप लेट्स से अगर कोई किसी का पार्टनर वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, फेसबुक यूज़ कर रहा है या इंस्टाग्राम या कोई, और वो आपका पार्टनर आपको स्टॉप कर रहा है कि जी कि यू कांट यूज़ योर सोशल मीडिया, सो दैट्स आल्सो कम अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस। तो डोमेस्टिक वायलेंस डजंट मीन कि आपकी दोनों की फाइट है या आपकी सिचुएशन ऐसी है तो वो ही डोमेस्टिक वायलेंस कहेगा, नहीं। डोमेस्टिक वायलेंस की ये तमाम शेप ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस हैं, इसमें ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये शामिल होती हैं डोमेस्टिक वायलेंस में। अच्छा जी, आपको आवाज़ ठीक आ रही है तो मुझे बताइएगा। अच्छा जी, अगर हम अब डोमेस्टिक वायलेंस की अगर हम बात करें तो इसमें ऑब्वियसली इसमें डिफरेंट चीज़ें भी आ रही हैं, इसमें सेक्सुअलिटी भी आ रही है, उसमें ज़बरदस्ती किसी के साथ पार्टनर कोई सलूक ऐसा करता है तो वो भी उसमें डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये डोमेस्टिक वायलेंस का आ जाता है। अब इसमें ऑप्शन होता क्या है जो विक्टिम है डोमेस्टिक वायलेंस के? ये कुछ सवाल चल रहे हैं जी, मैं आपके सवालों के अभी जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा मैं थोड़ा सा इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं आपको दे दूं। ये चलिए, ये कुछ सवालात हैं, मैं इसके भी जवाब दे दूं साथ में। ये किसी का, ये पता नहीं क्या नाम आ रहा है जी, साकिब, उन्होंने कहा है जी कि हेलो, आई नीड कंसल्टेशन फ्रॉम यू। जी, यू आर मोस्ट वेलकम। आप ये इसी अकाउंट के ऊपर मेरी डिटेल्स आ रही हैं, वहाँ पे अगर आप उसको क्लिक करेंगे, सबसे पहले तो जो देख रहे हैं इस वक्त उनसे रिक्वेस्ट है कि ये जो लाइव वीडियो होती है, जो ही लाइव वीडियो ख़त्म होगी ये सारी फिनिश हो जाती है, सो रिक्वेस्ट इज कि मेरा यूट्यूब का जो चैनल है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वहाँ पे जो आपके सवालात होते हैं और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग यूके इमिग्रेशन लॉज की तकरीबन काफ़ी सब्जेक्ट्स के ऊपर वहाँ पे वीडियोस जो हैं वो वहाँ पे हैं। तो एक तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए यूट्यूब का चैनल, और जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं इसी अकाउंट के ऊपर टॉप के ऊपर आप देखेंगे तो ऑफिस का वेबसाइट जो है वो भी आ रही है, वहाँ पे तमाम सोशल मीडिया मेरे अकाउंट्स की डिटेल्स भी हैं, प्लस वहाँ पे ईमेल एड्रेस भी है और मेरा फ़ोन नंबर भी है जी। तो ये कुछ दोस्तों ने अभी मुझे फॉलो किया है जी, आपका बहुत शुक्रिया जो लोग इस वक्त फॉलो कर रहे हैं। या जो एक्सटेंशन के लिए क्या करना चाहिए जी, देखिए, अगर आप स्पाउस वीज़ा एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं तो उसमें सेकंड एक्सटेंशन जो है आपकी, ऑब्वियसली फर्स्ट आपका वीज़ा वो होगा जो आप स्पाउस वीज़ा का लेके आप आए या आई, तो उसमें यह है कि जो सेकंड आपकी एक्सटेंशन है, सो इसमें अप्रोक्सीमेटली तमाम चीज़ें वही हैं जो आपने वीज़ा फर्स्ट स्पाउस वीज़ा लेते हुए इनको दिखाई थी। ऑब्वियसली नंबर वन आपका और उसमें सब थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है, जो आपका फर्स्ट वीज़ा आपने स्पाउस का लिया था उसमें सिर्फ आपका जो पार्टनर है, जो आपका स्पाउस है, उसी का मिनिमम आपको 18,600 दिखाना होता है। बट इन एक्सटेंशन एप्लीकेशन, जो आपकी वीज़ा की एक्सटेंशन की एप्लीकेशन है, उसमें आप कंबाइन, आप दोनों मिलके हस्बैंड एंड वाइफ पार्टनर्स जो हैं
वो दोनों भी दिखा सकते हैं कि जी कि हमारा बोथ का जो थ्रेश होल्ड है फाइनेंशियली जो है उसमें 18,600 है। एक तो ये प्लस पॉइंट है इसमें आपकी एक्सटेंशन में। सेकंड इसमें क्या आएगा कि आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो भी वैसी ही आएगी, और जो होम ऑफिस की जो फीस आ जाती है उसमें थोड़ा फ़र्क आ जाता है। जब आप वीज़ा वहाँ से लेते हैं स्पाउस का, तो ऑब्वियसली उसमें आपको 1500 समथिंग जो है वो दिखाना पड़ता है, और जो ये एक्सटेंशन आती है उसमें 1033 और प्लस आपको 624 पाउंड्स पर ईयर के हिसाब से आपको IHS के भी देने पड़ते हैं। राइट, ओके जी। चलिए, डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ जाने से पहले ये मैं एक आध सवाल का और जवाब दे दूं। तो जो दोस्त इस वक्त मुझे ज्वाइन किया उनका बहुत शुक्रिया। यूट्यूब का चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा बड़ा शुक्रिया मैं अदा करूँगा जी। अच्छा जी, पेंशनर नीड्स टू कॉल वाइफ फ्रॉम पाकिस्तान। जी, पेंशनर का जो लॉ है उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसमें जो एक्चुअल जो स्पाउस का लॉज होते हैं उसमें सब मेन ये आता है कि जी कि आप की इनकम जो है वो 18,600 होनी चाहिए। जी एक सेकंड, मेरा ख्याल है ऑफिस के बाहर मेरे मेहमान हैं। जी वो मेरे कोलीग्स के कोई गेस्ट थे जी। अच्छा जी, एक तो उसमें ये आ गया कि एक्सटेंशन का जो सवाल था उसमें जो आपने पूछा है कि जी कि उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली वो सेम वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने वीज़ा लेते हुए जो दिखाए थे। अच्छा जी, राइट, ओके। ये क्या नाम है जी इनका, सजाद साहब का कुछ सवाल है। मेरा 2 साल का विजिट वीज़ा एक्सपायर हो गया है, 10 साल का अप्लाई करूं, मिल जाएगा प्लीज़? जी, अगर आपके पास इनिशियली 2 साल का विजिट वीज़ा था जो कि अभी आपने जैसे फरमाया कि वो एक्सपायर हो गया है, तो अगर आपके कोई किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, आपने ओवरस्टे नहीं हुए हैं, आपने उसमें वायलेशन जो है किसी भी तरह की नहीं की है, तो आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी इशू। ऑब्वियसली उनका जो मकसद होता है, जो अम्बेसीज का पर्पस है वीज़ा विजिट वीज़ा देने का, वो इसीलिए उन्होंने ज़्यादा रखा है कि 6 मंथ्स है, 2 ईयर्स है, उसके बाद 5 ईयर्स है, फिर 10 ईयर्स है। उनका मकसद यही है कि जो लोग रेगुलर विजिट करते हैं तो वो उनको बार बार जो है एवरी 6 मंथ्स के बाद वो वीज़ा ना लेना पड़े, वो ज़्यादा टाइम का वीज़ा ले लें। ऑब्वियसली उसकी फ़ीस भी वो ज़्यादा लेते हैं। तो अगर आपके पास पहले 2 साल का था जो अभी ख़त्म हो गया, तो बिल्कुल आप 10 साल का भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली उसकी फ़ीस भी ज़्यादा है। बट मैं रिकमेंड आपको करूँगा कि आप 5 साल का कर लीजिए। एक तो उसकी फ़ीस भी कम आएगी, तो 5 ईयर्स में भी अच्छा रहे। अदरवाइज यू कैन अप्लाई फॉर 10 ईयर्स, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ये कुछ लोग दिल भेज रहे हैं जी, आपका बहुत शुक्रिया। राइट, अच्छा जी, ये किसी ये इनका सवाल है जी, इफ़ वाइफ लीव हस्बैंड कैन शी डिपोर्टेड बैक विद नो किड्स? देखिए, अगर तो आप स्पाउस वीज़े की बात कर रहे हैं कि उसमें अगर उनका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है तो वो डिपोर्ट तो खास नहीं करवा सकती हैं उनको। तो लेकिन चूंकि स्पाउस वीज़े की जो बेस होती है वो आपका रिलेशनशिप होता है। अगर आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है तो इसका मतलब है कि आपका स्पाउस वीज़ा ख़त्म हो गया है। लेकिन यह है कि डिपोर्टेशन के जो लॉज होते हैं जिसमें आप किसी को डिपोर्ट करवा सके कंट्री से, वो ऑन दी बेसिस ऑफ ये वीज़ा मैरिज की ख़त्म होने की बेस नहीं है, उसके और सर्कमस्टांसिस आते हैं। सो वो उसकी पूरी डिटेल में जाना पड़ेगा। लेकिन इन शॉर्ट ये है कि जो आपका सवाल है, क्या मोहतरमा या मोहतरम जो हैं वो अपने पार्टनर को डिपोर्ट करवा सकते हैं, तो आंसर इज़ नो। जी, ये शाहद साहब का कुछ सवाल है। क्या नाम है जी, शाहद ये या ये क्या है जी? दीप सिंह 71 बादल, उनका सवाल ये है कि आई एम स्टूडेंट, कैन आई कन्वर्ट माय वीज़ा टू टीयर 2? जी बिल्कुल, आप स्टूडेंट हैं, टीयर 4 वीज़ा पे हैं, आप टीयर 2 के ऊपर स्विच करना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई ऑफर है तो आप बिल्कुल स्विच कर सकते हैं जी। ये किसी ने मेरा हाल पूछा है। हाउ आर यू सर? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। कि की हाल पुछदे हो फकीरां दा है, वो क्या था गाना, वो जेन में आ गया। अच्छा जी, व्हाट इंडियन शुड डू इफ ही हैज़ ओवर स्टे वीज़ा विजिट वीज़ा?
राइट, ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि जी कि अगर कोई शख्स जो है वो ओवरस्टे हो जाए तो उनके पास क्या ऑप्शंस है। देखिए, नंबर एक तो ये है कि ओवरस्टे होना जो है वो दैट्स मीन के वायलेशन ऑफ योर इमिग्रेशन लॉज जो हैं, जो आपको जिस बेस पे आपको जब विजिट वीज़ा मिलता है तो उसका मकसद ये होता है कि जी कि आप वहाँ पे ड्यूरिंग योर विजिट टाइम जो है, विजिट जितनी देर का वीज़ा है उससे पहले आप कंट्री को छोड़ देंगे। तो अब आप ओवरस्टे हो गए हैं तो वो नुकसान होता है जब आप कल को फ्यूचर में कोई और वीज़ा लेंगे या दोबारा वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसमें डेफिनेट आपको नुकसान होगा। सो माय एडवाइस इज़ कि अगर आप अभी ओवरस्टे हुए हैं तो उसमें अभी चूंकि कोविड की सिचुएशन है, आप बिल्कुल इनको बताइए कि जी के ओवरस्टे होने की वजह क्या है, एंड इफ़ देर इज़ कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसिस, सो वो आपकी इस बात को कंसिडर करेंगे। सो एंड वो आपको उसका रिलैक्स जो कहेंगे पीरियड, उसको आपको एक ग्रेस पीरियड दे के आपका स्टेटस को रेगुलराइज करा लीजिए। तो उसके बाद आके आप कल को दोबारा भी वीज़ा अप्लाई करें तो आपको वो ये ना कहें कि जी आप तो पहले ओवरस्टे हुए थे तो अब हम आपको असी तो क्यों वीज़ा दिए। तो बेटर यही है कि आप उनको जस्टिफिकेशन अपनी दे के तो अपना सिस्टम जो है उनके साथ ठीक कीजिए जी। जी, ये क्या नाम है जी, जहीर साहब, क्या लिखा था, क्या मन, उन्होंने फूल भेजे हैं जी, आपके फूलों का बहुत शुक्रिया। और ये फाजी यूसुफ जई जी ने ये सलाम सर जी कहा है जी, वालेकुम सलाम। कैन आई मेक अ फ्रेश असाइलम क्लेम जी, हाइना 201 का सवाल है जी। देखिए, फ्रेश असाइलम क्लेम मीन कि आपका जो एग्जिस्टिंग आपके जो पहले का जो असाइलम होगा ऑब्वियसली वो ख़त्म हो गया होगा। आपके पास जो पहले की एप्लीकेशंस होंगी वो लुक लाइक के वो पेंडिंग नहीं लग रही हैं, तो अब आप फ्रेश क्लेम करना चाह रहे हैं जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं फ्रेश क्लेम। सो फ्रेश का मतलब ये होता है ताज़ा, ठीक है ना। तो अरबी जी में कहते हैं अल ताज़ा, तो फ्रेश का मतलब है कि ताज़ा, फ्रेश। तो उसमें यह है कि फ्रेश असाइलम क्लेम मीन कि फ्रेश एप्लीकेशन होगी बेसिकली वो। तो उसमें यह है कि जो आपकी प्रीवियस केस था, जो आपका प्रीवियस असाइलम था या जो आपकी प्रीवियस एप्लीकेशन थी उसमें, और जो मौजूदा नाउ इफ यू वांट टू गो फॉर अ न्यू फ्रेश क्लेम, तो उसमें कोई डिफरेंस होना चाहिए। सो इट वोंट बी द सेम क्लेम जो आपने प्रीवियसली किया था। उसमें अब आपको न्यू एविडेंस देनी पड़ेगी कि जी ये किसी ने मुझे फूल भेजने हैं जी, बहुत शुक्रिया जी, ये फूल आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। इसका मतलब ये होता है कि मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ जी। आप, लेकिन आपका शुक्रिया जो लोग भेज रहे हैं, और जो जिन्होंने फूल भेजा उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा जी, फ्रेश क्लेम मीन कि आपके पास फ्रेश एविडेंस हो, अल ताज़ा शहादत हो। फ्रेश एविडेंस होनी चाहिए कि पहले आपने जो क्लेम किया था उसमें और अब की सिचुएशन में क्या डिफरेंस आया, तो क्या आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हुए हैं, क्या तब्दीलियां आई हैं। तो वो सारी जो चीज़ें हैं, ये इट्स नॉट अ जस्ट एन एप्लीकेशन, यू नीड टू सिट विद योर लॉयर, यू नीड टू डिस्कस योर केस, यू नीड टू डिस्कस योर प्रीवियस केस। आपने पहले केस क्या किया था, उसका रिजल्ट क्या आया, वो रिफ्यूज हो गया, उसके बाद क्या आपने अपील का राइट मिला, नहीं मिला, फिर उसके बाद में क्या आपको रिपोर्टिंग पे गए, आप साइनिंग पे लगे रहे, नहीं लगे रहे। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको गौर तलब हैं, वो तमाम आपको देखनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी। वकील के साथ बैठ के डिस्कस कीजिए, देन गो फॉर योर फ्रेश क्लेम। सो इट्स नॉट एवं तो ही चुक के एप्लीकेशन नहीं पा सकते जी। अच्छा जी, ये किसी का सवाल है, ये कहाँ गया, फूल देखे और सवाल ही भूल गए। राइट जी, अच्छा सर, व्हाट इज द मीन ऑफ, ये क्या है जी, व्हाट इज द मीन, ठीक पूछ गए हो, व्हाट्स द मीन ऑफ आउटसाइड यूके रूल्स, राइट, ओके। आउटसाइड यूके रूल्स का मतलब ये होता है कि जब आप कोई एप्लीकेशन आप करते हैं, आप कोई भी एप्लीकेशन आप जब भेजते हैं, होम ऑफिस को भेजते हैं, एम्बेसी को भेजते हैं, तो उसमें दो तरह की एप्लीकेशंस होती हैं। देयर इज अ टू टाइप ऑफ एप्लीकेशन, वन एप्लीकेशन इज इनसाइड द कंट्री एंड द सेकंड वन इज आउटसाइड द कंट्री। जब आप आउटसाइड द कंट्री की बात करते हैं एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द इनसाइड द कंट्री, सो देन अगर आपको देखिए, ये इस तरह का ये जो इंफॉर्मेशन जो मैं प्रोवाइड करता हूं, या ये जो इस तरह आपसे लाइव सेशन बात होती है या आप सवाल करते हैं, सो इसमें बेयर इन योर माइंड, आपने जहनों में रखिए कि चूंकि मैं हूं या कोई भी वकील बैठा हो, उसने आपकी फाइल देखी नहीं होती, तो वो जब तक कोई भी बंदा
या डॉक्टर नब्ज जो क्या कहते हैं वो नहीं देखेगा, पल्स आपकी चेक नहीं करेगा, वो आपको बता नहीं सकेगा, वो सब आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, दैट्स कॉल्ड जनरल इंफॉर्मेशन। सो इसमें जो आपका ये सवाल है कि जी इनसाइड और आउटसाइड में क्या डिफरेंस आता है। लेट्स से अगर आपकी कोई यूके में अपील थी पेंडिंग, आपका केस रिजेक्ट हो गया, आपको अपील का राइट मिला, अब यहाँ पे 14 डेज के अंदर अंदर आपने अपील करनी है। अगर आप आउटसाइड दी कंट्री रूल्स में आते हैं, जो आपने अभी बात पूछी, उसमें वो आ जाती है कि जी जो आपको 28 डेज का राइट ऑफ अपील मिल जाता है। तो इसी तरह जैसे लेट्स से अगर हम स्पाउस वीजे की बात करें, आउटसाइड दी कंट्री हम करते हैं तो वो 1533 समथिंग जो है वो हमें फीस पे करनी पड़ती है। जब हम इन साइड दी कंट्री एक्सटेंशन करते हैं तो 1033 आती है। सो आउटसाइड कंट्री रूल एंड इनसाइड कंट्री रूल, रूल्स और लॉज अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी सा फर्क आ जाता है। उसकी सब वजह ये होती है कि वो थोड़ा सा आउटसाइड रूल्स में टाइम फ्रेम और इस किस्म की चीज़ों का थोड़ा उन्होंने रिलैक्स किया होता है। यूजर साहब, मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल का जवाब तसल्ली बख्श दिया होगा मैंने। अच्छा जी, ये क्या नाम है जी इनका, महमूद भाई का कुछ सवाल है। इन्होंने कहा जी कि स्पाउस वीज़ा एक्सटेंशन यूके का कितना टाइम लगता है। जी देखिए, नॉर्मल टाइम तो आप कह लीजिए कि आप 4 to 6 कह लीजिए, 8 वीक कह लीजिए, मैक्सिमम 3 मंथ्स कह लीजिए। लेकिन आजकल जो है वो टाइम ज़्यादा लग रहा है। अभी कुछ कई एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिनको 4-5 मंथ्स से भी प्लस हो गया, नियरली 6 मंथ्स भी हो चुके हैं। तो इसमें कोई ऐसी, मैं तो ये समझता हूँ कि कोई उसमें आपको टेंशन की या परेशानी की बात नहीं है अगर आपकी एप्लीकेशन 5-6 माह से पेंडिंग भी है। सो द रीज़न इज़ कि आप ये देखिए कि लेट्स से अगर आपने सितंबर अक्टूबर में एप्लीकेशन की, राइट, तो उसके बाद आपका दिसंबर जो है वो क्रिसमस हॉलीडेज और ये वो सारा उस चक्कर में निकल गया। फिर कोविड की सिचुएशन है, स्टाफ लेस काम कर रहे थे कई। तो अभी ये है कि सिचुएशन जो है वो अभी नॉर्मल होती जा रही है। सो आई डू होप कि आफ्टर मार्च जो है दे विल बी बैक टू नॉर्मल लाइफ, एवरीथिंग जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। तो फिलहाल तो टाइम थोड़ा सा सर ज़्यादा लग रहा है। ये क्या है जी, इनका सवाल था। अल सर मैं ऑलरेडी पर किस पे ऑलरेडी किस पे हूँ, ब्रिटिश सिटीजन कैसे अप्लाई करना है। आपका इस वक्त कौन सा स्टेटस है जी, और अब अगर आप ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो क्या आप के जो बाकी सरकमस्टांसिस हैं, या आपका पिछला लफ्ज़ पढ़ा नहीं जा रहा है, तो मुझे अगर आप दोबारा पूछ लीजिए सवाल, या मेरे यूट्यूब का चैनल जो है वहाँ पे आप सवाल लिख लीजिए, वहाँ पे सवाल भी जिंदा रहेगा और जवाब मैं वहाँ पे इंशाल्लाह मैं दे दूंगा जी। राइट, ओके, ये 786 साहब का कोई सवाल है, उन्होंने कहा जी आई वांट टू स्पॉन्सर माय ब्रदर फ्रॉम इंडिया। जी अगर आप अपने भाई जी को इंडिया से स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं सो दे वोंट बी एनी इशू, आप अप्लाई उनका स्पॉन्सर आप बिल्कुल कर सकते हैं। जी ये किसी ने कहा है ये रेड कपड़ों में, उन्होंने कहा जी कैन आई आस्क वन क्वेश्चन। जी बिल्कुल आप सवाल कीजिए। और लाल फूल और लाल कपड़े तो उनका तो सवाल का जवाब बनता है। अच्छा देखिए, उसमें आपको अपनी अकोमोडेशन शो करनी होगी, उसमें आपको फाइनेंशियल अपनी पोजीशन जो है वो शो करनी होगी। जो भाई साहब आपको जिनको स्पॉन्सर आप करना चाह रहे हैं, क्या वो वहाँ पे जॉब करते हैं, मुलाजम हैं, एम्प्लॉयर हैं, उनकी क्या सिचुएशन है, वो आपके पास क्यों आना चाहते हैं, कितना टाइम स्टे करेंगे, ये तमाम जो हैं एलिमेंट्स हैं जिसको आपको देखना होगा। तो उसके बाद आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सो देयर इज़ नो क्या कहेंगे उसको, हर्डल्स या इतने हार्ड रूल्स नहीं हैं विजिट वीज़ा के लिए कि जी आपकी इतनी सैलरी हो, आपके पास इतने बेडरूम का घर हो। दे जस्ट वांट टू सी कि जो जिनको आप बुलवा रहे हैं उनके फाइनेंशियली सिचुएशन क्या है, एंड दे हैव बैक टाइज के उनके पास वापस जाने की क्या वजूहत हैं। नंबर वन, दे वो रीजंस क्या हैं वापस जाएं। और जब आपके पास वो आएंगे, वो यहाँ पे ये जो ये जो क्या कहते हैं उसको, नेशनल हेल्थ सर्विस है, NHS, उसके ऊपर बर्डन नहीं बनेंगे। आप उनका प्राइवेट ट्रीटमेंट करवाएंगे, ड्यूरिंग विजिट टाइम जो है वो यहाँ रहेंगे, फिर वापस चले जाएंगे। आपके पास अकोमोडेशन है, आपके पास जॉब है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मैटर करती हैं विजिट वीज़ा में जी। ये इतने सवाल थे, ये अब मैं किस किस का जवाब दूं। ये सारे सवाल जो हैं बड़ा मुश्किल हो जाता है सर। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं आप सबसे, बड़ा मुश्किल है। ये 95 सवाल चल रहे हैं,
इसका मैंने नेक्स्ट 10 मिनट में 15 मिनट में ये सेशन ख़त्म करना है, लेकिन मुश्किल है मेरे लिए 95 सवालों का जवाब देना। अगर आप YouTube के चैनल के ऊपर यही सवाल छोड़ दें, यहाँ से कॉपी कीजिए और YouTube के मेरे चैनल पे सवाल छोड़ दीजिए। प्रॉमिस है रात 11:30 से पहले पहले आपको तमाम सवालों के जवाब दूंगा जी। मैं जो मैं पढ़ सकता हूँ मैं दे देता हूँ जी। अच्छा जी, इन्होंने लिखा है जी कि राजा सजावल साहब का सवाल है जी, माई मदर is alone in Pakistan. We all sibling in UK. Can we apply residential visa for from UK? जी आपकी वालदा जो है वहाँ पे पाकिस्तान में अलोन है। उसमें आपको ऑब्वियसली आप इफ़ यू आर ब्रिटिश नेशनल, अगर आप लिविंग एंड सेटल्ड इन द यूके, सो आप अपने एडल्ट जो फैमिली है अपनी मम्मी को यहाँ पे बुलवाना चाहते हैं, बिल्कुल आप बुलवा सकते हैं। यू नीड टू प्रूव कि योर मॉम इज़ फाइनेंशियली एंड इमोशनली डिपेंडेंट ऑन यू। आप उनको मंथ का खर्चा भेजते हैं, अभी आपके पास अकोमोडेशन है, अभी आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस अच्छे हैं, आप उनको यहाँ पे उनकी सेटलमेंट करवाना चाहते हैं जी, बिल्कुल करवा सकते हैं। तो बिल्कुल करवानी भी चाहिए जी आपको। अभी कुछ दोस्तों ने मुझे फॉलो किया है जी, बहुत शुक्रिया आपका। आवाज़ ठीक आ रही है जी? वैसे ये सैयद साहब ने मेरी वीडियो को शेयर भी किया है जी, आपका बहुत शुक्रिया जी। ये टानी जी का सवाल है जी, मैं जॉब नहीं करती हूँ, क्या मैं अपने भाई को बुला सकती हूँ? जी अगर आप जॉब नहीं करती हैं तो आपके पास अकोमोडेशन है, अगर आपके पास आप उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही हैं, तो आपके जो भाई साहब हैं जो विजिट पे आपको आप यहाँ पे आना चाहते हैं, क्या वो जॉब करते हैं या वो भी कुछ नहीं करते? अगर तो वो भी कुछ नहीं करते तो फिर तो आप नहीं बुलवा सकती हैं। तो अगर वो जॉब करते हैं, उनके पास ट्रैवल कॉस्ट है और अकोमोडेशन आप प्रोवाइड कर रही हैं, तो फिर आप बिल्कुल उनको बुलवा सकती हैं। बुलवाना क्या है, वो तो विजिट पे आएंगे और विजिट करके चले जाएंगे। अगर तुम दोवें भैन भरा कुछ नहीं करते तो फिर अंबैसी वाले ने भी कुछ नहीं करना जी। राइट ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जी। आई हैव अ कनेडियन PR, कैन आई गेट विजिट वीज़ा टू UK इजीली? जी मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम होगा। UK जो है वो कनेडियन लोगों से वैसे ही बड़ी मोहब्बत रखता है, कनेडा वाले रखें या ना रखें। कनाडा वाले जो हैं वो अक्सर UK वालों का वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं, लेकिन जो UK वाले हैं वो बिल्कुल कनाडा वालों को वीज़ा देते हैं। आपके पास PR है, परमानेंट रेजिडेंस है वहाँ की, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं जी। राइट ओके, ये कहाँ गया? एक डिवोर्स का क्वेश्चन था, तो मैं चूँकि डिवोर्स के मैटर्स को भी डील करता हूँ तो इसलिए मैं इनका जवाब देना चाहूँगा। अच्छा भाई, मैं यहाँ 11 साल से हूँ, लीगल नहीं हूँ, कुछ हो सकता है क्या? देखिए 11 साल का तो रूल नहीं है यहाँ पे, उसमें डिफरेंट क्राइटेरिया आ जाता है आपकी एज वाइज कि आपकी एज कितनी है और बाकी क्या मामला हैं। लेकिन जो एक जनरल इन्फॉर्मेशन वाला रूल मैं आपको कहूँ वो तो 20 साल है, 20 ईयर्स। लेकिन अक्सर लोग ये समझते हैं कि जी कि हमें 20 साल ही वेट करना पड़ेगा तभी जाके कुछ बनेगा। मैं ऑलवेज ये दोस्तों को यही कहता हूँ कि आपके जो भी सर्कमस्टांसिस हैं, लेकिन आपने अगर कोई एप्लीकेशन होम ऑफिस में नहीं डाली हुई, सो आपके लिए 24 घंटे की वो जो तलवार है आपने ऐसे अपने ऊपर लटकाई हुई है, तो वो ना रखें। अपनी एप्लीकेशन को वहाँ पे होम ऑफिस में डालिए, जो आपके सर्कमस्टांसेज हैं उनको बताइए। उसके बाद माइट भी कि आपको 20 साल तक 20 ईयर्स तक वेट ही ना करना पड़े, वो आपकी एप्लीकेशन का कोई ऐसी सिचुएशन आए कि वो आपके हक में ही डिसाइड कर दें। तो इसलिए हम लोगों को तो कल का पता नहीं है, ज़िंदगी का तो एक सांस का आपको पता नहीं। तो आप अभी अब इफ़ यू आर हियर फॉर 11 ईयर्स, 11 साल से हैं आप, अब 9 ईयर्स तक सिर्फ इसीलिए वेट करेंगे जी कि 20 साल का रूल जो है वो आपके ऊपर आएगा, तो हो सकता है वो उसके बाद सिचुएशन ही चेंज हो जाए, वो ये रूल ही ख़त्म कर दें। या हो सकता है वो कहें जी कि जो लोग यहाँ पे 5 ईयर्स से हैं उन्हीं को, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप कल के भरोसे ना बैठिए, जो आज है उसी को आप आज के कानून के मुताबिक अपना मुकदमा लड़िए, वही आपके लिए बेटर है। और ये एक जनरल सी इंफॉर्मेशन है, मेरा अपनी ओपिनियन है, आप मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, कुछ दोस्त वकील जो हैं वो भी कहते हैं नहीं ऐसे नहीं है। बहरहाल मेरी तो एक अपनी सोच है जी कि आप UK में अगर हैं, आप कि जो भी सर्कमस्टांसिस हैं कोई हाइड ना करें, कोई मिसलीड ना करें, कोई झूठ ना बोलें, बिल्कुल सच फेयर होके होम ऑफिस को बताइए कि ये हमारे सर्कमस्टांसिस हैं, ये हमारी सिचुएशन है, तो वो बिल्कुल आपकी बात सुनेंगे जी। बहुत सवाल चल रहे हैं लेकिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है जी सभी सवालों का जवाब देना, तो मैं चाहूँगा अब आपसे इजाज़त लेना इस लाइव सेशन में। जाते जाते रिक्वेस्ट है, YouTube का चैनल जो है मेरा वो सब्सक्राइब कर दीजिए
और वहाँ पे जो आप मुझे सवालात भेजेंगे वहाँ पे मैं उसके सवालों के जवाब भी दे दूँगा। इसी मेरे टिकटॉक अकाउंट के ऊपर जो है उसका सारी डिटेल्स आ रही है। अगर आज की वीडियो में किसी की कोई दिल आज़ारी हुई हो, मैं उसकी भी माफ़ी चाहता हूँ, और जिन दोस्तों के सवालात के जवाब नहीं दे सका मैं उनकी उसकी भी माफ़ी चाहता हूँ। ये किसी ने कहा जी रिप्लाई सर प्लीज़ सर, 95 के 100 क्वेश्चन जा चुके हैं ऊपर, बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए यहाँ पे सवाल ढूंढना। तो रिक्वेस्ट है यूट्यूब के चैनल पे सवाल भेज दीजिए, मैं इंशाल्लाह 100% वहाँ पे रिप्लाई आपको दे दूंगा जी। तो जाते जाते